इस जो दीवानी कार्रवाई है, दीवानी कार्रवाई यानी कि दीवानी मामले, जितने भी सिविल मैटर्स होंगे, सिविल मैटर्स किनको बोलते हैं हम हमेशा? सिविल मैटर्स उनको बोलते हैं जिनमें आपका क्या होता है, जैसे शादी का मामला हो गया, विवाह का मामला हो गया, जमीन का मामला हो गया। और सत्र न्यायालय में जो मामले सुने जाते हैं वो होते हैं आपराधिक, आपराधिक मामले, जिनके लिए हमारी बीएनएस में दंड बताए गए हैं, अपराध जिनको बताया गया है, आपराधिक मामले। यानी कि जितने भी क्रिमिनल मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स, जितने भी होंगे क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है? दीवानी मामलों को जो व्यक्ति सुनता है उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश। क्या बोलेंगे इसको हमेशा? डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला न्यायाधीश। कोई मामला जाएगा तो कोई जज तो सुनेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और जो आपराधिक मामलों को कभी भी सुनेगा, तो कभी भी आप अखबार में पढ़े हैं, कहीं भी पढ़े कि सेशन जज ने ये सजा सुनाई, तो सेशन जज का मतलब क्या हो गया आपका? एक वो मामला कैसा था? या पूछे कि किसी डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर आया है, तो वो ऑर्डर किस मामले में होगा? आपका सिविल मैटर में, शादी, विवाह, जमीन। लेकिन अपराध अपराध को छोड़ करके सब मामले दीवानी मामले, ये समझ लीजिए। तो इसके लिए होते हैं सेशन जज। कौन से जज होते हैं? सेशन जज। और सेशन का मतलब क्या होगा? सत्र न्यायाधीश, और इनको बोलेंगे जिला न्यायाधीश। तो जिला और सत्र दोनों के बीच का, जिला और सत्र दोनों के बीच का अंतर क्लियर है? बोलेंगे जिला और सत्र न्यायाधीश का क्लियर एकदम है, कोई परेशानी? पंचायत, न्याय पंचायत, ओके नहीं? अब देखो ये समझना है हमको, ये स्ट्रक्चर समझा कैसी कौन है? जैसे अब इसको कौन क्यों कहा हमने? न्याय पंचायत जो होती है वो होती है आपकी गांव स्तर पर। कहाँ पर होती है ये? गांव के स्तर पर। आपने देखा होगा गांव में एक न्याय पंचायत होती है, और कई बार गांव के जो फैसले हैं, या गांव में कोई झगड़ा हो गया तो अपने तरीके से सॉल्व कर लिया जाता है, उसका फैसला हो जाता है, नहीं होता, दोनों पार्टी को बिठाया, ठीक है, कुछ ले देके और फैसला कर लिया, हो जाता है या नहीं होता? कोर्ट भी बात नहीं गई, पुलिस के पास भी बात नहीं गई, और बैठ के कुछ बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने उसको सॉल्व कर दिया। तो एक तो स्तरीय हो गया, तो सबसे नीचे यहाँ पर भी चीज़ अगर सॉल्व नहीं हुई तो फिर कहाँ होंगे? फिर मुंसिफ न्यायालय। मुंसिफ न्यायालय का मतलब ये जिले में कई होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जिले में कई होंगे, कई कई होते हैं जिले में। यानी कि आपका जैसे एसडीएम के पास में अधिकार है, और एक जिले में एसडीएम कितने होते हैं? तो आप कहोगे तहसील स्तर पर बहुत सारे एसडीएम हैं, तो वो भी कई बार फैसले सुना देते हैं। या आपने देखा होगा कि साधारण मारपीट का मुकदमा हुआ तो उसके लिए पहले होता था सीआरपीसी का 151 के तहत बाहर से बाहर जमानत हो जाती थी, ठीक है, सामान्य मारपीट का मामला है, अब इनको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, और 2 गवाह बुलाए गए कि 2 गवाह आप अपने ले आओ जो ये जिम्मेदारी देंगे कि आप भविष्य में ऐसा काम नहीं करेंगे, और आपकी 1-2 तारीख लग जाती है, तो मतलब जेल नहीं जाना पड़ता। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? जिले में कई होते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नाम आ गया, जिला एवं सत्र न्यायालय, ये जिले में सिर्फ एक होगा। ये कितना होता है? जिले में सिर्फ एक होगा, हर एक जिला। जैसे आप अपने जिले का नाम लिखिए, आप किस जिले से हैं, ये जिले में क्या होगा? एक होगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। आपके डिस्ट्रिक्ट का मतलब पूरे भारत में कोई भी राज्य हो, उस राज्य के अंदर जिले होते हैं, ठीक है? जैसे अभी यूपी में 76वां जिला बना गया था, आप सबको पता होगा, तो उन सब के लिए क्या होगा? आपका एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जिला एवं सत्र न्यायालय होगा, 2 नाम होंगे। आप कभी कोर्ट जाएं तो आप ध्यान से देखना, वहाँ पे लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। जैसे हमारे में लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय गौतम बुद्ध नगर, जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर, ऐसे लिखा होता है। 2 तरह के मामले उसमें कौन कौन से हैं मैंने बता दिए। हाई कोर्ट देश में कितने हैं? तो हाई कोर्ट आपका 25 है। अभी हाई कोर्ट जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे भैया देश में तो 28 राज्य हैं, इसका मतलब 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपका क्या बोलेंगे, 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपका क्या है? हाई कोर्ट नहीं है। तो उन तीनों के लिए भी तो कुछ व्यवस्था होगी, तो उन तीनों का कहां पर लगता है? गुवाहाटी में हाई कोर्ट लग जाता है, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय देश में कितना है? सिर्फ एक है, एक। तो यहाँ की अपील यहाँ होगी, यहाँ की अपील यहाँ होगी, यहाँ की अपील यहाँ होगी, और फिर कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये क्या है? अंतिम अपील है, इसीलिए उसको सर्वोच्च कहा गया है, इसीलिए उसको उच्चतम कहा गया है। उच्चतम, तम का मतलब क्या है? इससे ऊपर कुछ नहीं है। विशेषण पढ़ते होंगे ना आप हिंदी में, एडजेक्टिव पढ़ते होंगे। एडजेक्टिव में आप क्या पढ़ते हो? कंपैरेटिव, आपका ऐसे डिग्री पढ़ते हो ना, तुलना होती है, लेकिन एक डिग्री कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे विशेषण में क्या पढ़ते हैं आप? पता है? तो जो तम अवस्था है, यानी कि आपका, उसको क्या बोलेंगे हम? आपका कि उससे ऊपर कोई नहीं है, ये उच्चतम है। बात क्लियर है इतना? ये बहुत बढ़िया। जो भी जिले के नाम पर इतना नहीं लड़ना है कि सब लोग अपने जिले को नाम लिखते हैं, मैंने लिखने को कहा, उसको छोड़ दीजिए, लिखते पहले कहा था आपको इस दिन क्या क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज याद रख लेना, इसकी स्थापना तो इस दिन होगी, लेकिन बैठक इस दिन नहीं हुई थी। कभी भी आपसे पूछे तो ये डेट मत लिख देना। लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जो पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक वो कब हुई थी? 28 जनवरी 1950, ये हमेशा याद रख लेना, ओके? कि उसकी स्थापना 1950 में हुई थी। अच्छा, अब बात आती है हमारी किसकी? कि आर्टिकल 124 की। आर्टिकल 124(1) ये क्या कहता है? ये कहता है एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सर्वोच्च न्यायालय ना हो। एक क्या होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट, ये जरूर होगा। देयर शैल बी ए, देयर शैल बी ए, इसका मतलब क्या है? 1+33। ये वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है। अच्छा, एक बात समझो अब जरा, जब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा रही है, क्या कहीं पर न्यायाधीशों की संख्या घटाई गई है? गौर करके मुझे बताइए, आप कहेंगे नहीं। तो मुझे एक बात बताओ कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास में है? किसके पास में? कौन इनकी संख्या बढ़ा सकता है? तो दूसरी बात यहाँ पे लिख लेना कि न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की चाहे संख्या की बात करें, या उनके वेतन की बात करें, या उनके अलाउंसेस की बात करें, भत्तों की बात करें, तो इसके लिए संसद के पास शक्ति है। किसके पास है? पार्लियामेंट हैज द पावर्स, संसद के पास शक्ति है, ओके? यानी हम कह सकते हैं पार्लियामेंट हैज द, वो सब कहाँ पर होंगी? वो दिल्ली में होंगी। तो क्या कभी दिल्ली से बाहर उसकी सुनवाई नहीं हो सकती? तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जब से भारत आजाद हुआ है तब से 1950 के अब तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि जो सुनवाई है वो दिल्ली से बाहर भी की गई है। तो जब दिल्ली से बाहर सुनवाई करनी पड़ी, जैसे श्रीनगर और हैदराबाद में 2 जगह सुनवाई करनी पड़ी थी आपका, सुप्रीम कोर्ट को अपनी बेंच वहाँ पर बैठ करके उसमें फैसले सुनाने पड़े थे। तो ऐसी स्थिति में परमिशन किससे लेनी होगी? तो आप याद रख लेना कि अन्य जगह भी हो सकती है विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो अन्य जगह भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसकी परमिशन होगी बताएंगे? अन्य जगह भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसकी परमिशन चाहिए बताएंगे? तो इसको लिख लेना, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य जगह भी, राष्ट्रपति के अनुमोदन। लेकिन देखो शर्त क्या है? मैंने एक बात आपको बताई थी पीछे क्लासेस में, आपको याद हो कि क्या वो एक ही हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक होना चाहिए, या अलग-अलग हाई कोर्ट में हो तो भी चल जाएगा? पीछे हमने इस स्थिति पे बताया था कि कहीं भी ऐसी स्थिति आएगी तो आप कहेंगे हाँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही वो 5 वर्ष हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट में उसके 3 साल हुए हों, और 2 साल वो आपका कहाँ पर, आप कह सकते हैं यूपी के हाई कोर्ट में रहा हो, यूपी के हाई कोर्ट में रहा हो, तो अलग-अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे होना चाहिए कि वो लगातार हो। क्या स्थिति बताई गई है यहाँ पर? कि वो अगर जज है तो लगातार हो, यानी कंटिन्यू प्रैक्टिस में होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं हो कि उसने पता चला कि भाई 6 महीने वो जज रहा था और फिर 1 साल उसने कोई और प्रोफेशन कर लिया, कोई बिजनेस वगैरह वो अपना करने लगा, और फिर वो जज के लिए फिर वापस आ गया, है ना? तो उसने क्या बोला कि वो एक कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए, एक लगातार होना चाहिए। दूसरी क्या है? हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश, दूसरी क्या है? हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता। हाई कोर्ट कंटिन्यूअसली होना चाहिए। जैसे आप एक महिला न्यायाधीश का नाम सुनते होंगे, आगे चल के आप जानोगे, मैं ही बताऊंगा आपको, इंदु मल्होत्रा। तो इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी जज बनी है जो वकालत से गई हैं, ठीक है? आपका याद रख लेना इस बात को।
ठीक है, एक व्यक्ति और थे, शायद उनका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब तेंदु मल्होत्रा तो श्योर ही हैं। एक और थे एमएम करोनी, उनका शायद कुछ नाम इस तरह से था, तो एमएम कुछ करके याद है मुझे। तो क्या बोलेंगे, ऐसा भी हुआ है, ठीक है, याद रखना है आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वकालत से भी गए हैं। तो हाईकोर्ट में कितना हो गया आपका। और एक चौथी बड़ी कठिन शर्त है, राष्ट्रपति को कोई सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति को उसको मानना पड़ेगा, हाँ या ना। अभी एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि जो मंत्रिमंडल की सलाह है उसको मानने के लिए उसको बाध्य कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए, 2023 बोलो सॉरी 2024 के मेंस में सीजीएल में, कि उसको बाध्य कर दिया गया किससे, 44वें संविधान संशोधन से। 42वें में तो कहा गया था कि भाई एक बार आपका क्या बोलेंगे कि उसको हटा दिया गया, लेकिन 44वें में क्या कर दिया गया कि उसको एक बार बोल दिया गया कि पुनर्विचार के लिए तो भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद में फिर से आएगी तो बाध्य है, उसको मानना ही पड़ेगा। यही बातें थी, हाँ जी यही बातें थी। अब देखना इसी का फायदा क्या होगा और इसी से क्यों कन्फ्रंटेशन की स्थिति आएगी, क्यों टकराव हो जाएगा भारत की कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, क्यों सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक दूसरे के खिलाफ इस मामले पर रहते हैं हमेशा। और ये भारत का एक विवादित विषय है और आप देखना इसको इन विवादों को जन्म कैसे कैसे दिया था। सबसे पहले आप लिखना न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा। अब न्यायाधीश होंगे ये तो हमने जान लिया, ये व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है। अब बात आती है न्यायाधीशों की नियुक्ति की। नियुक्ति किसके द्वारा होगी, वो होगी राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा होगी, ठीक है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब ये क्या करता था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते थे कि जज से सलाह करता था इस बारे में। अब इस बात को लिखना मत, अभी सिर्फ ऊपर वाली बात लिखे। क्या होता था कि जब किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश बनाना होता था, तो जिनको न्यायाधीश बनाना होता था तो वो क्या करता था, सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश हैं या जो हाई कोर्ट है, यूपी का हाई कोर्ट, दिल्ली का हाई कोर्ट, कोई शर्त नहीं थी, मतलब कि जिसको राष्ट्रपति जिनसे चाहे उनसे सलाह ले सकता था। जैसे यूपी के 4 जजेस को उन्होंने एक लेटर लिख दिया या 4 जजेस से मीटिंग कर ली और पूछा कि भाई मैं इनको बनाना चाह रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट में जो पहले से जज से तो उनसे डिस्कस कर लिया, मतलब जिनसे चाहे उनसे डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उनकी सलाह जो थी वो बाध्यकारी नहीं थी। इस लाइन को भी लिखेंगे नहीं क्योंकि हम इसको मिटाएंगे अभी आपके समझने के लिए। तो इनकी जो आपका एडवाइस होती थी ये कैसी थी, नॉट बाइंडिंग थी, तो इस सलाह को माने या ना माने, ठीक है ठीक है, ये क्या थी, बाध्यकारी नहीं थी, बाध्यकारी नहीं थी, बाध्यकारी नहीं थी, नॉट बाउंडिंग। लेकिन आप सबको एक बात मैंने ये सिखाई है कि राष्ट्रपति अगर किसी की नियुक्ति कर रहे हैं और राष्ट्रपति को सलाह कौन दे सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है आपका मंत्रिपरिषद, बोलो फटाफट से या नहीं, यानी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, ये मंत्रिपरिषद जो है ये सलाह दे सकता है, हाँ, और इसकी जो सलाह है वो बाध्यकारी है। तो मुझे एक छोटा सा मैं चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर भाई इसको तो हम क्या बोलेंगे, मंत्रिपरिषद, यानी कि ये तो एग्जीक्यूटिव होगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होगी, आपका कार्यपालिका होगी, या इसको आप कह सकते हैं मंत्रिपरिषद को, आप ये विधायिका आप इसको बोल दें, इसमें कुछ लोग जो विधान निर्माण काम कर रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी जुडिशरी है, ये क्या है, ये जुडिशरी है, ठीक है, और ये क्या है, इसको विधायिका में आप रख लीजिए, लेजिस्लेचर में आप रख लीजिए। तो कौन पावरफुल हुआ ये मुझे बताओ एक बार, आपकी नजर में कौन पावरफुल है अभी तक की स्थिति में। मतलब भाई जिसकी सलाह बाध्यकारी है और मंत्रिपरिषद सलाह देगी, यानी कि लेजिस्लेचर विधायिका प्रभावशाली हुई या नहीं हुई, यानी कि भाई जो हमारी जुडिशरी है उसके पास तो सिर्फ एडवाइस करेगी वो, तो और उसकी एडवाइस को माना जाए या ना माना जाए, यानी फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। सलाह मान ली जाए तो ठीक है, लेकिन उसकी सलाह तो माननी ही पड़ेगी, और वो ये कहेंगे कि भाई इन 2 व्यक्तियों को जज बनाना है, मंत्रिपरिषद ने सिफारिश की 2 व्यक्तियों को जज बनाना है, तो सुप्रीम कोर्ट को तो मानना पड़ेगा। तो यानी कि न्यायपालिका पर दबाव हो गया, किसका, जुडिशरी पर किसका प्रेशर क्रिएट हो गया, तो आप कहेंगे भैया ये यहाँ पर आपका प्रेशर क्रिएट हो गया, किसका, आपका विधायिका का। तो एक कन्फ्रंटेशन नहीं हो गया। हमने कहा कि न्यायपालिका तो स्वतंत्र होनी चाहिए, अगर आप सही मामले में न्याय चाहते हो न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस जुडिशरी होनी चाहिए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, है ना। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो यही चीज जन्म देती है इन दोनों के बीच के कन्फ्रंटेशन को, इनके दोनों के बीच के टकराव को, इनके बीच में टकराव की स्थिति बनती है, और उस टकराव की वजह से क्या होता है याद रख लेना, नोट बनाना आप चाहे तो, आप मैंने लिखने के लिए मना किया था आपसे, तो अब आप समझना कि वर्तमान में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, क्या रिजल्ट क्या निकल के आया और कैसे निकला। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम प्रणाली से होती है। कैसे होती है, कॉलेजियम प्रणाली से। अभी कॉलेजियम प्रणाली क्या है जी, धीरे धीरे समझते रहेंगे क्यों इसका जन्म हुआ से। अब देखो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, 1993 में इसको हमने अपनाया था, कैसे अपनाया था उसके बारे में भी जानेंगे। अब दरअसल में कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है इसको समझना, नोट करना, एक अच्छे से लाइन से समझेंगे, लिखना ऐसे, मुख्य न्यायाधीश को तो राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, इसकी नियुक्ति में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट में, जरा बताएं, उनकी बात हम करें। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह पर कैसे नियुक्ति होगी। मुख्य न्यायाधीश को तो हमने छोड़ दिया, इनको तो सीधे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, किन स्थितियों में नियुक्त करेंगे उसकी भी बात करेंगे। हम बात करें अभी कि अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश कौन से हो गए, यानी कि जो बाकी के 33 आपका जजेस हैं उनकी नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में 4 अदर सीनियर जजेस, इनसे एडवाइस लिया जाएगा। क्या होगा, इनसे एडवाइस लिया जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है इस बात में, तो यही है आपका। तो यहाँ पर शर्त बताई गई है कि भाई जो मुख्य न्यायाधीश है वो तो होना ही चाहिए उस व्यक्ति के जिसको आप जज बनाना चाह रहे हैं उसके फेवर में, साथ में इन चारों में से होना चाहिए बहुमत। इन 4 का बहुमत कैसे निकल के आएगा बताएंगे, इन 4 का बहुमत यानी यहाँ पर इनकी भी मेजोरिटी से, ऐसा नहीं है कि कोई मना कर रहा है या कोई हाँ कर रहा है, तो उन्होंने बोल दिया कि मेजोरिटी देख लीजिए, मेजोरिटी। तो 4 में से अगर हमको मेजोरिटी देखनी है तो कितने लोगों पर मेजोरिटी बन जाएगी, बहुत सारे साथियों ने कहा आपका 3 पर बन जाएगी, 3 पर बन जाएगी, 3 पर बन जाएगी, 2 + 1, बहुत शानदार समझ आप सब लोगों की है, वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि मेजोरिटी के लिए कितने लोग चाहिए यहाँ पे, 3 जजेस चाहिए। मेजोरिटी कितने जजेस पर होगी, 3 जजेस पर होगी, पहली शर्त तो ये होगी। दूसरी शर्त क्या बताई गई कि मान के चलो इन 4 में से कोई 2 ये कहते हैं नहीं इस व्यक्ति का तो नाम जाना ही नहीं चाहिए, तो कम से कम 2 लोगों का समर्थन उनके नाम के लिए होना चाहिए। नाम भी जैसे कुछ नाम है ना, ये कुछ नाम है, इनको भी जजेस बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, तो वो देखेंगे उन नाम को, अगर 2 लोगों ने ये बोल दिया कि नहीं इनके नाम नहीं जाने चाहिए तो उनके नाम जाते ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, और ये जो प्रोसीजर है इनको फॉलो करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं कॉलेजियम। लेकिन कॉलेजियम ने अपना एक नाम सुझा दिया, उन्होंने कहा कि एक्स व्यक्ति को ये अभी जज बनाया जाए, या वाई व्यक्ति को या जी व्यक्ति को जज बनाया जाए, इसको जी बोलते हैं, जेड मत बोला करो है ना, जी वाई कहती है ना, एफ जेड नहीं होती, क्या होती है एफ जी, सीबी जेड नहीं होती, सीबी जी, ऐसी एक्स वाई जेड मत बोला करो, बोलते हैं ना एक्स वाई जेड लोग आ गए, एक्स वाई जी क्या सही तरीका, एक्स वाई जी।
तो इन्होंने कहा XYZ लोगों को जो है 3 न्यायाधीशों की जरूरत थी, इन्होंने कहा 3 न्यायाधीश होने चाहिए, तो इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो नियुक्ति तो हमेशा कभी ये मत सोच लेना ये लोग मिलकर कर देंगे, तो क्या बोलेंगे? इनकी जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को कौन करेंगे? आपका राष्ट्रपति। तो इनकी रिपोर्ट पर जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, और राष्ट्रपति साहब को लगा कि इन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, यानी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट होगा, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, यानी कि प्रोसीजर कैसे कि 2 लोग उनके नाम को मना कर रहे थे, फिर भी नाम भेज दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, या बहुमत नहीं था, तो वो क्या करेंगे? इस बात को नहीं मानेंगे। अब मुझे बताइए, अभी तक जो नियुक्ति थी वो मैंने कहा था कि भाई राष्ट्रपति साहब को सलाह माननी पड़ती थी आपका किसकी? मंत्री परिषद की, लेकिन कॉलेजियम ये लागू हुआ 1993 से, कब से? 1993 से। तो अभी किसकी पावर आपको दिख रही है यहाँ पर? मुझे बताइए पावर किसकी बढ़ी है? तो आप कहोगे भैया रिपोर्ट कौन लोग दे रहे हैं राष्ट्रपति को? सही तरीके से रिपोर्ट दे रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी जुडिशरी का पार्ट है, न्यायपालिका का हिस्सा है। अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं 4, ये भी किसका? जुडिशरी का हिस्सा है या नहीं है? न्यायपालिका का हिस्सा है या नहीं है? या क्या कहीं पर विधायिका का कोई रोल बचा है? मंत्री परिषद का कोई रोल बचा है? मुझे बताइए, क्या मंत्री परिषद का कोई योगदान है न्यायाधीशों की नियुक्ति में? तो आप कहेंगे नहीं, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र हो गई या नहीं हुई? यानी कि कॉलेजियम प्रणाली ने हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया, बहुत मजबूत बनाया। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति कल जज बनने वाला था, तो उसको मंत्री जी फोन करते, मंत्री जी ये कहते कि हम तो तुम्हारे नाम की सिफारिश नहीं करेंगे, तुम्हें ये फैसला इस तरीके से सुनाना है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहता था। अब पता चल गया कि नहीं, मंत्री जी का जो प्रेशर है वो नहीं काम करेगा, पार्टी का प्रेशर काम नहीं करेगा, तो न्यायपालिका कैसी होगी? स्वतंत्र हो गई, ठीक है, स्वतंत्र हो गई। ओके, दिखाएं क्या कह रहे हैं साथी? हाँ भैया, एनटीपीसी का एग्जाम पास आ गया है, प्रैक्टिस सेट कब से आएंगे? आपने बोला था, सॉरी भैया, गुस्से वाली इमोजी, नेहरू जी के टाइम पर, याद रख लेना, बैकग्राउंड इसको नोट करना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो नेहरू जी के टाइम पर 1964 में एक जफर इमाम थे, इनकी एज सबसे ज्यादा थी, जफर इमाम। तो जब से एज इनकी सबसे ज्यादा है तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने चाहिए थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने चाहिए थे या नहीं? आप कहेंगे हाँ। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 1964 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो चुकी थी? तो आपको मैंने बताया 1956 में पहली बार बढ़ाई गई थी, और 56 में कर दी गई थी कितनी? आपका 11, 1 + 10, उसके बाद में आपका 1960 में बढ़ा दी गई, कितना कर दी गई? 1960 में। तो आप कहेंगे 1960 में उसको बढ़ा के कर दिया गया था आपका कितना? 14, 1 + 13। तो उन 14 जजेस में सबसे सीनियर थे जफर इमाम, ये बनने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ, दरअसल में बीमार रहने लगे थे, उनका मानसिक संतुलन खो गया था। एक बार तो ये फैसला सुना रहे थे जफर इमाम, तो ऐसा हुआ कि उनको जो पनिशमेंट बोलना था वो 300 बोलना था उस टाइम पे, 1963 के टाइम पे, सोचो आप, उसको उन्होंने 30,000 की जगह आपका बोल दिया 3 लाख रुपए दंड होगा, 3 लाख रुपए। और ऐसा होता था इनके टाइम पे कि बीमार वगैरह रहते थे, तो वो उधर से वकील अपनी जरा कर रहे हैं, मतलब कि अपने सुनवाई कर रहे हैं, अपने पक्ष रख रहे हैं, ये सो जाते थे बेंच पे। तो इस तरह से अब सोने का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कि उनका जो उनकी पत्नी इनको लेके आती थी, तो पहली बार नेहरू जी ने क्या किया कि इसका जो नेहरू जी ने सोचा था कि भाई सबसे वरिष्ठ को बनाएंगे, तो वो वरिष्ठ नहीं रहे फिर, यानी कि अब ऐसे व्यक्ति को आप जज बनाएंगे क्या? लेकिन नेहरू जी के सामने बड़ी समस्या थी, ये बड़ा करीबी घराना था, और उस समय पे आप जानते हैं कि नेहरू जी को साधना था इस देश के मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, ठीक है? तो वो इसलिए सोचते थे कि भाई यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा, आपका भारत पाकिस्तान के बीच में वैसी तनातनी चल रही थी कि नेहरू जी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को जज नहीं बनने दिया, नेहरू जी ये चाहते थे। आप जानते हैं चीजें तो एकदम से पॉलिटिक्स पकड़ लेती हैं, यार नेहरू जी ने जानबूझ के किसी मुस्लिम व्यक्ति को नहीं बनाया, लेकिन कारण क्या थे? कारण थे मेडिकल इश्यूज। तो नेहरू जी ने इनकी जगह क्या किया था आपका कि जफर इमाम को ना बना करके इनकी जगह एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम था गजेंद्र गडकर, यानी दूसरे सीनियर थे, यानी सीनियरिटी बात वाली बात चली गई, सीनियरिटी वाली बात मतलब एक विशेष कारण से गई है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इसको, इंदिरा गांधी जी के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लेना इस बात को, 1973, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी मैंने आपको बताई थी, मुझे इमरजेंसी तीसरी कब लगी थी? तो आप कहेंगे तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो लगा था 25 जून 1975 को। और 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगने के कारण क्या थे? क्योंकि 1971 के जो चुनाव हुए थे उसमें आपका जो राजनारायण थे, आपका वो खिलाफ चुनाव लड़े रायबरेली से इंदिरा गांधी जी के, तो इंदिरा गांधी जी अपनी मशीनरी का प्रयोग करके तो जीत गई, लेकिन हकीकत में कहा जाता है कि उसमें जो जीत थी वो किसकी जीत थी? वो आपका राजनारायण की जीत थी। तो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया था, उनकी जो संसद सदस्यता थी उसको खत्म कर दिया था, 6 वर्ष की रोक लगा दी थी। इसी दौरान उसके विरोध में क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने कहा एक काम करो, देश में इमरजेंसी लगा देते हैं। देखो बड़ा कमाल हुआ कि देश में आपातकाल लगा दो, तो आपातकाल लगा दिया गया देश में। अब जब आपातकाल लगा तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, उससे पहले मैं आपको पूछूं 1973 का केशवानंद भारती केस सबको याद है? सबको याद है या नहीं है? आप कहेंगे हाँ, तो उसमें मुझे बताओ कितने जजेस की बेंच थी? तो आप कहेंगे उसमें टोटल 13 जज थे भैया, 7-6 से वो निर्णय आया था, यानी 7 जज तो ऐसे थे जिन्होंने कह दिया था एग्रीड, और 6 जज ऐसे थे जिन्होंने कह दिया था नॉट एग्रीड, यानी कि वो उस पक्ष में नहीं थे। हुआ क्या था दरअसल में कि ये कहा गया था केशवानंद भारतीवाद में कि संपूर्ण संविधान में संशोधन हो सकता है, यानी कि पूरा का पूरा संविधान बदला जा सकता है, चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे प्रियम्बल हो, चाहे बाकी कोई प्रोविजन हो, सब कुछ बदला जा सकता है, सिवाय किसके? मूल ढांचे के अतिरिक्त, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है वो प्रभावित ना हो। यही तो बात थी। आप कहेंगे हाँ, तो केशवानंद भारतीवाद जब ये हुआ था तो 6 लोग जो थे, उन 6 लोगों में 3 जज शामिल थे जिन्होंने बोला था नो, जिन्होंने नो कहा था। इसके लिए मुझे थोड़ा बैकग्राउंड और पीछे ले जाना पड़ेगा आपको, अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा नहीं समझ रखो, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था लगातार, उनको पता था कि भाई जो इमरजेंसी हटेगी कभी ना कभी, तो इमरजेंसी कभी ना कभी हटेगी, यस और नो। तो इमरजेंसी हटेगी तो उन्होंने क्या किया था, इस दौरान उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा लिया 5 से 6 वर्ष, उसको बोला लोकसभा 6 वर्ष की रहेगी। उन्होंने कह दिया कि जिस दौरान जो भी संशोधन हुए हैं हो सकता है कल को आकर के न्यायिक समीक्षा करके कोर्ट उनको मना कर दे। उन्होंने बोला कि इन मामलों की जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा हुए उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, तो उन्होंने बहुत सारे संशोधन कर लिए, ठीक है, इसका हम बाद में जिक्र करेंगे। अभी हम बात बता रहे हैं कि जब केशवानंद भारतीवाद आया था 1973 में, तो कुछ जज ऐसे थे, क्या थे? 6 जज ऐसे थे जो बोल रहे थे नो, यानी संविधान में संशोधन नहीं करना। अब इंदिरा गांधी जी को संविधान में बहुत सारे संशोधन करने थे, तो इंदिरा गांधी जी इनकी बात क्या इन पर नजर नहीं रख रही होंगी? बोले अच्छा तुम नेता बन रहे हो ज्यादा, तुम हमको संविधान नहीं बदलने दोगे। इंदिरा गांधी जी ने तो लगातार इतने संशोधन करें, आप देखोगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान संशोधन 1976, पूरे संविधान को लगभग बदल के रख दिया। बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आधा संविधान है वो। 6 जज इनके रहेंगे या नहीं रहे होंगे इनके, आपका अगर ऐसे चश्मे पे आप कहेंगे हाँ रहे होंगे। तो उन 6 जजेस में से 3 जज ऐसे थे जो सीनियर जज थे, 1 2 3 जज ऐसे थे जो सीनियर जज थे। JS सैलेट पहला नंबर तो इनका था कि ये CJI बनते, मुख्य न्यायाधीश बनते। दूसरे इसमें थे KS हेगड़े। तीसरे थे इसमें एन ग्रोवर, और तीनों के तीनों को कैंसिल करके इनकी जगह किसको बनाया? अजीत नाथ रे को। नेहरू जी ने तो बनाया बीमारी की वजह से, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने किसकी वजह से बनाया? जो हम करने जा रहे हैं वो तुम हमको करने नहीं देना चाहते हो, अब तुम हमारे सैटेलाइट पर हो, हम भी तुमको जो है जब वक्त आएगा तो बता देंगे, मौका मिलेगा तो बता देंगे, इतनी नफरत है हमें तुमसे। ये बताया इंदिरा गांधी जी ने। तो कौन बने? अजीत नाथ रे, यानी कि चौथे नंबर पर थे सीनियरिटी में, लेकिन इनको बनाया गया। तो भैया यहाँ पर तो फिर तो आपको बड़ी गड़बड़ होगी, बहुत गड़बड़ होगी यहाँ पर तो, है ना? तो इंदिरा गांधी जी इसलिए बोलते आयरन लेडी, अपने फैसलों को कैसे भी ना कैसे करके उनको उसको मनवाना था। 1977 में यही हुआ, याद रख लेना, 1977 में भी यही किया। यहाँ पे बनने थे MH बेग, और MH बेग को नहीं बनने दिया। MH बेग की जगह बनाया गया आपका एक खन्ना, ठीक है,
नहीं, एम एच बेग बनाए गए थे, सॉरी, एक खन्ना की जगह एम एच बेग को बनाया गया, एक खन्ना की जगह, ये लिखना, एक खन्ना की जगह एक खन्ना को नहीं बनाया, एम एच बेग को बनाया। इनको क्यों बनाया भैया? तो इसका भी कारण था, ये भी इंदिरा गांधी जी की आपका हिट लिस्ट पर थे। कैसे? आप सबको पता होना चाहिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपने पढ़ा है, हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस आपने पढ़ा होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि व्यक्ति को कितने घंटे में पेश करना पड़ता है? तो आप कहेंगे किसी भी व्यक्ति को पेश करना पड़ता है आपका 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स में। तो वहाँ पर आपका एक 1970 में केस हुआ, उसमें कहा गया कि अगर देश में आपातकाल लगा हुआ है, यानी इमरजेंसी के दौरान भी क्या हैबियस कॉर्पस काम करेगा? यानी कि इमरजेंसी में भी क्या व्यक्तियों को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा अगर वो संदिग्ध है? इमरजेंसी किसने लगाई है? इंदिरा गांधी जी ने। तो इंदिरा गांधी जी जितने लोगों को अरेस्ट करवा रही थी, क्या इंदिरा गांधी जी चाहती है सब कोर्ट में पहुंचे? नहीं, उनको तो जेल में भरना था सब लोगों को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, बड़ी डरी हुई थी न्यायपालिका, ये समझो तुम इंदिरा गांधी जी से। उन्होंने बोला नहीं, आपातकाल में, आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, यानी कि इमरजेंसी में हैबियस कॉर्पस वैलिड नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। यानी कि 24 घंटे में पेश नहीं करना है। हाँ जी, अब 24 घंटे में पेश नहीं करना तो उस व्यक्ति को मार दिया जाए, चाहे उसको जहाँ चाहे मरवा दो, आप उसको गोली लगवा दो उसको, क्योंकि पेश तो करना ही नहीं है, तो उसके तो अधिकार खत्म हो गए। दिक्कत तो तब आती है उसको पेश करना पड़ता है और पूछा जाता है कहाँ व्यक्ति पेश करो, शरीर पेश करो। अब यहाँ पे 5 जज बैठे हुए थे इस फैसले के लिए। उन 5 जजेस में से एक जज एक खन्ना है जिन्होंने नेगेटिव वोट डाला था। 4 जजेस ने तो कह दिया था यस, बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होना चाहिए, किसी को मत लेके आओ, चाहे मार दो, गोली मार दो, कुछ भी कर दो। 4 जजेस ने तो ये बोल दिया कि नहीं, हैबियस कॉर्पस नहीं होगा, यानी 24 घंटे में पेश नहीं करना। एक जज ने कहा नहीं होना चाहिए, ईमानदारी उनकी, उन्होंने कहा हाँ व्यक्ति को होना चाहिए। अब वो एक व्यक्ति कौन है? वो है एक खन्ना। एक खन्ना का नंबर आया, इंदिरा गांधी जी ने कहा ठीक है तुमको भी देखूंगी मैं, देख रही हूँ मैं सबको कौन क्या कर रहा है, मेरे डिसीजन के खिलाफ कौन जा रहा है। तो फिर उनको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं दिया। तो न्यायपालिका का क्या गला घुटना नहीं है? आप बताइए मुझे। इसका मतलब तो क्या हो गया? भाई वो लोग सारे सही बात कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर के, अनएथिकल कोई बात नहीं है, एथिकल क्या, एथिकल बात कर रहे हैं, नैतिक बात कर रहे हैं, और उनका गला घोटा जा रहा है। हाँ, बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे हुआ था, लेकिन अभी भी क्या है, जनरली सीजीआई सामान्यतः सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं। सामान्यतः का मतलब ज्यादातर वही हुए हैं, कभी कभी नहीं हुए हैं, वो मैंने आपको स्थितियां बता दी हैं कि कब कब नहीं हुए हैं। इस बात में किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो याद रख लेना। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको याद रख लेना, जब मैंने बताया कॉलेजियम 1993 से आया, तो सीजीआई सामान्यतः सबसे वरिष्ठ होते हैं, और इस बात को याद रख लेना। इसको क्या बोल दिया मैंने? 1993 से अनिवार्य कर दिया गया। अब इसमें प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, इंदिरा गांधी जी ने किया, तो 1993 से इसको अनिवार्य कर दिया गया। और इसको, इसके लिए केस है, उसको याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। कौन सा केस था? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेज यूओआई, 1993। और ये भारत में बहुत चर्चित है, जिसको बोलते हैं सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस भी इसको कहा जाता है। याद रखेंगे इस बात को। कॉलेजियम क्लियर है? और कॉलेजियम में आपका, तो अब जब इसको इन्होंने बोल दिया 1993 में, सुप्रीम कोर्ट के बाद में कह दिया गया कि नहीं अनिवार्य होगा, तो अब तो फिर कौन कमजोर हो गया? तो अभी तक आपने देखा होगा यहाँ पर तो विधायिका इंदिरा गांधी जी बहुत मजबूत थी, लेकिन जैसे ही ये डिसीजन आया तो फिर से पावर किसके पास चली गई। तो आप इस टकराव को महसूस कर पा रहे हैं, न्यायपालिका और विधायिका के इस टकराव को, जो इन लोगों के बीच में आपका लेजिस्लेचर या फिर आपका जो जुडिशरी के बीच में कन्फ्रंटेशन है, उसको आप महसूस कर पा रहे हैं? उम्मीद करूंगा कर पा रहे होंगे।